सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 6 का अगला भाग। मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी फिलासफर से शादी करूंगी और यह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते हैं। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थीं। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती थी तो आप ऐसे घबरा जाते हैं जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे। बेचारे बड़े सरल हृदय, कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र ही ना रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता था कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करनी चाही तो आपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और भाई बहन में जोर आजमाई होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुशमिजाज और मिलनसार हैं, नहीं इस हंगामे में क्यों आते? तो आप फिलासफर ना होंगे। जब अपनी चिंताओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपने आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूँ समझिए, श्रीमती जी की संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा ना अपना उपकार कर सके ना औरों का। पब्लिक उससे आशा तो यह रखती है कि हर एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहें, जेल जाएं, मार खाएं, घर के माल असबाब की कुर्की कराएं। यह उसका धर्म समझा जाता है। लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं हो तो वह सब कुछ, उसे हर एक विद्या, हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती ही नहीं। आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है, उससे मुझे क्यों वंचित रखती हैं? मिसेस खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिल आया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। सच बात तो यह है कि संपादक जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखूं, कुछ सूझता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उनका समय मूल्यवान है कामनी देवी। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया। वह क्या लिखेंगे? कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सके तो आपका प्रचार दुगना हो जाए। लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक नहीं है जो आपका ग्राहक ना बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में ना होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ,
लेकिन यहाँ तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में तो रानियां महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली। लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उद्धार है। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइएगा, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सदैव नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी, दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहें एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझी से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओंकार नाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। ओंकार नाथ की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गईं। आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यों वह बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर से में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। उस बज्म सभा में आपका जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओंकार नाथ उन आदमियों में नहीं हैं जो इन धमकियों से डर जाएं। उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उकसाया, मगर मेरी समझ में आपकी यह नीति नहीं आती कि आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कन्नी काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम कर दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट से काफ़ी मदद दिला सकती हूँ। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, अपने कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा ना निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा लीजिए। तीसरे महीने आप मोटर पर ना निकलने लगे और सरकारी दावतों में निमंत्रित ना होने लगे तो मुझे जितना चाहे कोसिएगा। तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। ओंकार नाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूँ। मैं इसे दंभ कहती हूँ। आपकी इच्छा, धन की आपको परवाह नहीं है, सिद्धांतों का खून करके नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी भी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता। आप किसी तर्क से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओंकार नाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बंगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की।
तो आखिर आप क्या चाहती हैं? इधर से भी मारे जाएं, उधर से भी मारे जाएं, तो पत्र कैसे चले? मिस मालती ने दया करना ना सीखा था। पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग रचिए। छोड़िए, मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है दिया सलाई दिखा दूं। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वह और चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। मेहता खिल उठा। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद उसी विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति थी, केवल तितली नहीं। संकोच जाता रहा। यही बात अभी मैं कह रहा था। विचार और व्यवहार में सामंजस्य का ना होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक हैं, और मैं भी फिलासफर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक एक अंग फिलॉसफी में डूबा हुआ है। मालती ने उनकी लगाम खींची। अच्छा, आपको भी फिलॉसफी में दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले अपने फिलॉसफी को गंगा में डुबो बैठे। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर ना होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती हैं कि फिलासफरों को हमेशा फाके मस्त रहना चाहिए? जी हाँ, फिलासफर अगर मोह पर विजय ना पा सके तो फिलासफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलासफर ना ठहरे। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी यह दावा ही नहीं किया राय साहब। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिन औजारों से लोहार काम करता है, उन्हीं औजारों से सोनार नहीं करता। क्या आप चाहते हैं आम भी उसी दशा में फले फूले जिससे बबूल या ताड़? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनसे मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए फलने फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वह साधन जुटा दें जिसमें मैं अपने जीवन को उपयोग कर सकूं। ओंकारनाथ समष्टिवादी थे। व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधाओं के लिए 1000 महीने की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आपको वह सुविधाएं देनी पड़ेगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे, तो कोई वजह नहीं कि आप पहले मजदूर की खुशामद करें। अगर मजदूरों के हाथ में अधिकार होता तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही ज़रूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलासफरों की। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या ना करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने निसंकोच भाव से कहा, इसलिए कि मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजड़े में बंद कर देता है। खन्ना ने इसका समर्थन किया। बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियां हैं, नई थ्योरी है मुक्त भोग। मालती ने चोटी पकड़ी। तो अब मिसेस खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। तलाक का बिल तो हो, शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे। कामिनी ने मालती की ओर विष भरी आंखों से देखा और मुंह सिकोड़ लिया, मानो कह रही है, खन्ना तुम्हें मुबारक रहे, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा,
इस विषय में आपके क्या विचार हैं मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो आप तलाक के विरोधी हैं? क्यों? पक्का। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत? वह उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसीलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम हैं जो लोभ से अपना गला छुड़ा सकें। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे। और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़े बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकारनाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए और कामिनी खन्ना को सिरदर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम ना थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर मंगवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिस शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, कोफ्ते, कबाब और पुलाव। मुर्गा, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो वह खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो राय साहब, उन्हें पकड़ लाएं। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। अजी और कुछ ना सही, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शीद? यह काम आपके सुपुर्द। आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे। भूरी भूरी मूछें, नीली आंखें, दोहरी दें, चांद के पास बाल सफाचट, छकलिया अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने थे। ऊपर से हैट लगा लेते थे। काउंसिल के मेंबर थे, पर फलाहार समय खर्राटे लेते रहते थे। वोटिंग के समय चौक उठ पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे। 2 बार हज कर आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दे। बड़े दिल लगी बाज, बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठीके का कारोबार करते थे। लाखों कमाए, मगर शामत आई की एक मेम से आसनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे। सोचा था उनसे हिसाब किताब कर ले और जो कुछ निकलेगा
उसी में जिंदगी काट देंगे। मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहां से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियां, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुँचे तो देह के कपड़ों के सिवा कुछ ना था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गए। अपने जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता। यह काम आपको खुद करना चाहिए। मज़ा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़े। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाज़ें आईं, हाँ हाँ मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थैली। 100 रुपए? लाख रुपए का धर्म बिगाड़ू 100 के लिए? अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1,000 कौड़ी कम नहीं। अच्छा, मंजूर है। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश ना पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह ना मिलेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माशूक के एक काले तिल पर समरकंद और बुखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवामर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तहान है। जिसके पास जो कुछ है सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दें। आपको इल्म की कसम, माशूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम ना हटाइए। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए, लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी हर एक की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब से 5 रुपए निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब, वाह, नाम बड़े दर्शन थोड़े। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी, और आपके जेब में 5 रुपए। लाहौल विला कुवत कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेस खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाए। खन्ना खिसिया कर बोले, अजी, उनके पास 1 पैसा भी ना होगा। कौन जानता था कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर, आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा, तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। मिस्टर मेहता, आप फिलासफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित। देखिए, अपनी भद ना कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेस खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहकहा मारा और जेब से 100-100 रुपए के 5 नोट निकाले।
मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों ना हो, फिलासफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं आप तुम्हारा शागिर्द हो गया। बताओ क्या जादू मारा। आगे की कहानी अगले भाग में।